हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। सारे बच्चे बहुत सही, बहुत बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के अंदर आए होंगे, मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं। चलो जी, बहुत बढ़िया उस्ताद, बहुत बढ़िया उस्ताद। आप देख रहे हो कि आपका 10 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। उसका लेक्चर नंबर 2 आज की क्लास में आपको कराया जा रहा है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और हमने अभी सिर्फ डिमांड को स्टार्ट किया है। इस चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है ना, तो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले बताऊं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा डिमांड का मतलब बताया था और कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए थे, है ना। ये बताए थे ना, टिप्पर, ए, सीएनजी, अगर आपको याद आ रहे हो तो ये 10 फैक्टर्स बताए थे, राइट। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, पहले पहले सारे बच्चे आ जाओ, ठीक है। दिल्ली भाई, ठीक है ठीक है। ये बताया था लास्ट क्लास के अंदर। एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूं आपको, राइट। पेज नंबर 2.4 पे लिखा हुआ है मॉड्यूल के, दोस्तों ये देख रहे हो, हाँ। कि कुछ फैक्टर्स हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले, यानी किसी चीज की वजह से कभी कभी डिमांड बढ़ जाती है और कभी कभी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी एक रिवीजन दे रहा हूं। दोस्तों, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, यानी प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। चीजें महंगी होने पर लोग कम खरीदते हैं, चीजें सस्ती होने पर लोग ज्यादा खरीदते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की जब बात करते हैं तो दो तरीके की रिलेटेड गुड्स होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पेप्सी और कोक में पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी ना, लेकिन पेप्सी का प्राइस बढ़ने से सब्स्टिट्यूट कोका कोला की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। पॉजिटिव रिलेशन हो गया। और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। जब बात करते हैं हम इनकम की, तो इनकम के केस में दोस्तों यहां हमने पढ़ी है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नॉर्मल गुड्स के अंदर आपके लग्जरी आइटम्स भी आ जाएंगे और ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर होती है घटिया चीजें, इंफीरियर गुड्स। इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया। क्यों? आप जितने अमीर होते जाओगे घटिया चीजों को कम खाओगे, तो इनकम होने से घटिया चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। तुम डिपेंड करता है कि किसको घटिया समझते हो। जो जो चीज तुम्हारे लिए घटिया उनके साथ ऐसा हो जाएगा। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ते हैं तो राज्य यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब और वेबलेन, ये 4 इफेक्ट हमने यहां पर पढ़े थे, ठीक है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, यानी कंज्यूमर की उम्मीद। जैसे कि मुझे लगता है कि कल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो मैं आज करंट में पेट्रोल की डिमांड ज्यादा कर दूंगा। क्या नहीं अंशुल, गोयल, देखो जरा, लगता है कि मुझे कल पेट्रोल महंगा होगा तो मैं आज अपनी बाइक की टंकी फुल करा लूंगा, राइट। पेट्रोल महंगा होने से मैं करंट डिमांड बढ़ा दूंगा। तो फ्यूचर में अगर पेट्रोल का प्राइस मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा तो मैं आज उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, है ना। तो यहां पर फ्यूचर के प्राइस बढ़ने से प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। और फिर कुछ अदर फैक्टर्स थे यहां पर, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अबाउट द लास्ट क्लास। तो दोस्तों, मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछने आया हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कॉन्स्पिक्वस गुड्स को और क्या बोलते हैं? ध्यान रखना। देखो दोस्तों, कॉन्स्पिक्वस गुड्स को बोलते हैं एक्सपेंसिव गुड्स। बेसिकली क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। जो महंगा आइटम है, तुम बोल सकते हो लग्जरी आइटम्स है ना, लग्जरी आइटम को तुम कॉन्स्पिक्वस बोल सकते हो, ऐसा सोच सकते हो, राइट, ठीक है। लोग महंगे आइटम क्यों खरीदते हैं? लोग दोस्तों, ज्यादातर लोगों के घर में एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये चीजें महंगी चीजें हैं। टीवी, ये क्यों है? सस्ते थोड़ी आते हैं आइटम। ये अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, आप जानते हो ना, ये प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, राइट, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें थोड़ा स्नोब और वेबलेन के बारे में बताऊंगा। वेबलेन गुड्स वो गुड्स होती हैं
जिसमें तुम शो ऑफ कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? शो ऑफ। आप जानबूझकर गुची, अरमानी, ये सारी चीजें खरीद रहे होते हो। जब आपका शो ऑफ करने का मन करता है, हवाबाजी करने का मन करता है, तो आप उन चीजों को खरीदना शुरू कर देते हो जो दूसरों से यूनिक हैं। यूनिक हैं, राइट? आप यूनिक चीजें खरीदते हो, और जो ये यूनिक चीजें हैं ये एक्सपेंसिव ही होती हैं। समझ रहे हो? एक्सपेंसिव ही होती हैं। तो कॉन्स्पिक्वस गुड्स खरीद के ही, देखो कॉन्स्पिक्वस गुड्स मतलब महंगी चीजें, टीवी, एसी, ये महंगी चीजें हैं, तो ये प्रेस्टीज के लिए होती है। देयर इज नो डाउट, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? लेकिन दोस्तों जो अल्ट्रा महंगी चीजें हैं, मतलब इससे भी बहुत महंगी चीजें हैं, है तो फिर महंगी तो महंगी होगी ना। है भाई, मैं बोल दूं एक्सपेंसिव आइटम, तो एक्सपेंसिव होने के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कार 4-5 लाख रुपए की भी आती है, वो 4-5 लाख रुपए की कार है, तो कार लग्जरी आइटम है भाई। कार अपने आप में एक लग्जरी आइटम है। लग्जरी उसको बोलते हैं ऐसी चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। बिना कार, बिना एसी, बिना टीवी के लिए तुम जिंदा रह सकते हो, है ना? लेकिन तुम उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए खरीद रहे हो। जब तुम एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए कोई नई चीज खरीद रहे हो तो वो लग्जरी आइटम बन जाती है, और लग्जरी आइटम जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, मानते हो, है ना? तो लग्जरी एक्सपेंसिव आइटम्स को हम कॉन्स्पिक्वस गुड्स बोल सकते हैं, कॉन्स्पिक्वस गुड्स बोल सकते हैं, और ये जनरली एक्सपेंसिव ही होती है। ये जितने लोग, मतलब जितनी ये तुमने एक्सपेंसिव आइटम खरीदे हुए हैं, तो आप अपनी प्रेस्टीज के लिए इनको खरीद रहे हो। मानते हो मेरी बात को? मानते हो ना? ठीक है जी, मानते हैं। और अब तुमने अल्ट्रा एक्सपेंसिव चीजें खरीद ली हैं, तो तुम दूसरों से यूनिक दिखना चाहते हो, मतलब दूसरों से तुमने ऐसा सामान लिया हुआ है कि तुम थोड़ा शो ऑफ करना चाहते हो। देख भाई मेरे पास तो एप्पल की घड़ी है, देख भाई मेरे पास तो लेटेस्ट मोबाइल फोन है, देख भाई मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी है ना? ओके, हाँ, अब आते हैं स्नोब इफेक्ट या स्नोब गुड्स पे। स्नोब क्या बोलता है? स्नोब चाहता है कि मैं दूसरों से अलग दिखूं। क्या चाहता है? एक्चुअली जो ये यूनिक वाला वर्ड है, यूनिक वाला वर्ड इसके लिए होना चाहिए, यूनिक। यहां पर मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं मुझे उससे अलग हटके करना है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है जी। अब यार दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो कॉमन चीजें हैं, तो कॉमन हर्ड से आप अलग दिखने की कोशिश करते हो। तो अगेन आपके ऊपर अगर स्नोब इफेक्ट है तो आप दूसरों से अलग तभी दिखोगे जब आप एक्सपेंसिव आइटम खरीद रहे हो। तो राज्य मेरा यह कहना है कि एक्सपेंसिव आइटम खरीदने से 3 बातें होती हैं। एक्सपेंसिव, एक तो आपकी प्रेस्टीज के लिए ओहदा बढ़ जाता है, भाई तुम्हारे घर में होम थिएटर है, दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। और दूसरा, एक्सपेंसिव से तुम दूसरों से यूनिक भी दिखते हो, और एक्सपेंसिव से तुम शो ऑफ भी करते हो। तो ये तीनों चीज मिलाकर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन बनता है। इसको सारे बच्चे 30 सेकंड्स के अंदर मैं चाहूंगा ठीक कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लैरिटी। लास्ट क्लास का थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कराया राज्य, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भानुशाली, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, विदाश्री, प्रियांशी, मंथन, अंजलि, प्रीति, सीवी, अंशुल, रौनक, कुमार, सिद्धार्थ, सूरज, हर्षल, उर्मिला, वेरी गुड गाइस। रामकिशन, जानवी, वेदांत, कशिश, तमन्ना, साहिल, वेरी गुड भाई। तो मैं भी एक को ठीक कर देता हूं, ये तो मैंने ही तुम्हें बता दिया, ठीक है। मतलब कई बार हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन मॉड्यूल के अंदर थोड़ा चटपटा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, तो वो चटपटे की क्लैरिटी मैं प्रॉपर दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो भैया हाँ जी, ओ माई गॉड, इट इज मोए 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 हो गया नहीं देखो तुम, ये तो चलो गलती से ए पे क्लिक हो गया, ठीक है, ए पे क्लिक हो गया, ठीक है। लेकिन तुम ये देखो, जब मैंने बोला कि डी को करेक्ट करो, डी ही राइट आंसर है, तो यहां तुम्हें समझ नहीं आता। ये देखना जरा, 87 क्या कर रहे हो, खेल रहे हो क्या? ठीक है, तो देखते हैं ये गलत आंसर किसने दिया। आज तुम्हें बताता हूं गलत आंसर देने वाले कौन है। तन्वी, लकी, ओमकार, गोपाल, तन्मय, हर्ष, वंश, राजदीप, मंशा, आकाश। मैं जान गया कि जो ये तो तुमने बहुत पहले ही टक 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 कर दिया होगा बिना आंसर जाने हुए, ठीक है। ये मेरे साथ मोए मोए हो गया, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे तुम्हारे लीडर बोर्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका तो आंसर मैंने बताया था, ऑलमोस्ट सारे ही इसमें गलत हो गए,
ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। चलो जी, तो लास्ट क्लास का ये थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों। ये टमाटर, टमाटो बोलते हैं ना टमाटर को, टमाटर और टमाटर की चटनी को टमाटो प्यूरी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर टमाटर महंगे हो गए, ये अगर मान लो टमाटर का प्राइस बढ़ गया, ये गोल गोल टमाटर है, इसका प्राइस बढ़ गया, तो लोग टमाटर की चटनी खरीदने लगेंगे। हैं, ऐसा होता है क्या? देखो ना यार, टमाटर खरीद के उसकी चटनी बनाते हैं हम। टमाटर खरीदते हैं, मिक्सी में डालते हैं, या लोग सिलवट्टे पे जैसे भी हाथ से या मिक्सर से उसकी चटनी बनाते हैं। उसकी चटनी बनाएंगे और फिर उसको यूज करेंगे, राइट, यही होता है। लेकिन टमाटर एक्सपेंसिव हो गए, टमाटर एक्सपेंसिव होने से हम टमाटर कम खरीदते हैं, तो टमाटर की चटनी बनी बनाई मिलती है, बहुत सस्ती होती है, मशीन से बनती है ना, प्रिजर्वेटिव वगैरह और भी लगे होते हैं। तो टमाटर की प्राइस बढ़ने से टमाटर को हम नहीं खरीदते, टमाटर की जगह किसको खरीदते हैं? टमाटर की चटनी को, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, राइट। तो ये पूछा था, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, आप इसका कंक्लूजन निकालो। 30 सेकंड्स आपके पास जवाब देने के लिए। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन, कि आपका कंक्लूजन क्या बनता है कि टमाटर और टमाटर की चटनी, ठीक है, क्या है। अब देखते हैं, अब मोई मोई नहीं होने देंगे। हैं, राजेश, प्रियांशी, अनु, मोहम्मद, विकास, वैष्णवी, कोमल, जैस्मिन, सिमरन, अनामिका, लक्ष्मी, राहुल, श्रेया, मुस्कान, योगेश गुप्ता, सोहम, विदाश्री, सैम, एजे, कुणाल, दुर्गेश, वेरी गुड भाई भाई। तो दोस्तों ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता ही ऐसा है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो यार यहां पर ऑप्शन सी विल बी द राइट, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। और रुशील, सुब्रजीत, पॉल, करण, क्रिश, हिमांशु, रोहित, कृष्णा, क्रिश एक और है, मानसी और भरत एमजे, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। लेकिन दोस्तों आज मुझे क्या कराना है, आज मैं आपको कराना चाहता हूं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कराना चाहता हूं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, ये भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, और ये ऐसा नहीं है जो 11वीं और 12वीं क्लास वाला है, समझ रहे हो। ये थोड़ा उससे आगे हटकर है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेकर जाऊंगा और कॉन्सेप्ट की आप गहराई देखोगे यहां पर, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आईसीआई के मॉड्यूल में पेज नंबर 2.10 पे है, इतना भी आप ध्यान रख सकते हो। दिलीप भाई सेम टू यू, ठीक है। स्नेहा, वो डिमांड फंक्शन वाली चीज मैं कराऊंगा आपको, पहले सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड पे ध्यान रखो, ठीक है। एक चीज बताते हैं, देखो जी, मैंने, अब देखो, अलग अलग बंदे से जब बच्चे पढ़ते हैं ना क्लास के अंदर, तो मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं कि जब मैं एक कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था बच्चों को, एक कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा था, और ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, राइट, ठीक है। तो मैंने एक बच्चे से बोला, यार जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, हाँ या ना। आप भी यस और नो लिख के लाइव चैट में मुझे जवाब दो। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। नई नई बात कर रहा था मैं उनसे, उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं थी, तो सब बच्चे बोले ऑलमोस्ट यस सर, बिल्कुल यस यस यस, सारे बच्चे बोलने लग गए यस यस यस, सबने, हाँ इशिका, डी ही सही था। वो सुशील, लीडर बोर्ड में कोई घोटाला नहीं है, अगर आपको सही तरीके की मैथ्स बताओ तो वो सबका ही गलत हो गया ना ऑलमोस्ट। और जिन्होंने गलत दिया वो तो मेरा क्या लगता है जो सही जवाब दे पाएंगे, अब देखते हैं उस चीज को भी। यस यस यस, लेकिन कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए थे, वो थोड़े 3 इडियट टाइप बच्चे थे, ठीक है। तो उसमें से एक बच्चे ने बोल दिया सर नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं जो अर्निंग करता हूं वो मेरी इनकम है, अगर वो भी बढ़ गई ना तो मैं डिमांड कम नहीं करूंगा। कह रहा होन दो चीजों को महंगी, मैं डिमांड कम नहीं करूंगा, क्या पता मेरी इनकम बढ़ जाए। हाँ, मैंने बोला चल एक बार को ये मान लेते हैं कि तेरी इनकम नहीं बढ़ रही, तेरी इनकम कांस्टेंट है। अब बता, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी या नहीं होगी?
ठीक है, सब लोग बोलने लगे हाँ 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 सर बिल्कुल सही। लेकिन यार एक बंदा और बोला, कहता है भाई प्राइस बढ़ने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो ये चीज टेस्टी लगती है, मैं टेस्टी लगती है इस वजह से इसको खरीदूंगा ही खरीदूंगा। कई बार होता है जिद्दी होते हैं बंदे, प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम नहीं करते, नहीं करते भाई कम। तो मैं उस बंदे से बोला, देख भाई देख, ये भी मान लेते हैं कि तेरा टेस्ट से इसका कोई लेन देन नहीं है, टेस्ट वेस्ट का कोई चक्कर नहीं है यहां पर, इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं। अब बता, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी या नहीं होगी? फिर वो 3 इडियट थे, तो एक और बंदा बोला, सर प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड कम नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों भाई, तेरे अंदर कौन सी चूल है अब है? वो कह रहा है सर मेरे को लगता है कि आज प्राइस बढ़ा है ना, आज प्राइस बढ़ा है तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएगा, मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रही है कि फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब आज ही प्राइस बढ़ा है तो मैं आज ही खरीद लूं, कल तो और ज्यादा बढ़ने वाला है तो आज ही ले लेता हूं। मैंने बोला भाई तू ये मान के चल ले कि आज ही प्राइस बढ़ा है, फ्यूचर की बातें नहीं कर रहे हैं यहां पर, सब कांस्टेंट मान के चल। कुल मिला के मैं कहने लगा बच्चों को जब पढ़ा रहा था कि ये जो तुम अदर बातें कर रहे हो ना, अदर थिंग्स, इसको अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स बोल सकता हूं मैं, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स, भाई इनकी बात तुम मत करो, इनको मैंने कांस्टेंट मान रखा है। तुम ज्यादा बकलोली मत मारो, सीधा प्राइस पे फोकस करो, ओनली प्राइस की बात कर रहा हूं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, हां या ना? अब बच्चे कन्विंस हो गए कि हां सर, अगर तुम बोल रहे हो कि इन सब बातों को हम ना मानते हुए चले, वैसे हैं ये रियल लाइफ की बातें, लेकिन अगर हम इन सभी बातों को कांस्टेंट मान लें और सिर्फ प्राइस की बात करें, है ना, इसके अलावा और बहुत सारी बातें होती हैं, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, पढ़नी तो है ही हमें कि कौन कौन सी बातों को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, राइट? तो जितने भी फैक्टर्स थे, है ना, सबको कांस्टेंट माना हुआ है, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती ही नहीं होती? सब बोले हाँ होती है, और मैं बोलूं अगर प्राइस कम हो जाए, सस्ता हो जाए माल, तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सब बोले हाँ, यस 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 इट इज पॉसिबल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये चीजें कांस्टेंट है। ये कौन सी 3 लिखी हैं, और भी होती हैं, जितने भी फैक्टर्स है ना हमारे डिमांड को अफेक्ट करने वाले, उसमें सबको कांस्टेंट मान लिया। किसको? देखो जी कितने सारे फैक्टर्स हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ये सिर्फ इसके लिए इन सबको कांस्टेंट माना हुआ है, जितने भी थे सब कांस्टेंट है, समझे? सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है। तो ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, ऐसा बोला जाता है कि इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, अगर मैं सभी फैक्टर्स जो दूसरे हैं सबको कांस्टेंट मान लूं, हेल्ड का मतलब अज्यूम कर लूं कि ये सब कांस्टेंट है, तो एज प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल, एंड एज प्राइस डिक्रीज डिमांड राइजेस। यानी कहने का मतलब यह है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन हो गया ना, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड को मैंने शॉर्ट में डीडी लिख दिया। आप मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना? मानते हो ना दोस्तों? और तो ये पूरी स्टेटमेंट, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ है, लॉ इकोनॉमिक्स में हर ऐसे फैक्ट को माना जाता है जो यूनिवर्सली ट्रू हो। ये पूरे वर्ल्ड में ये बात ट्रू है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर 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 हम किसी दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। और जो ये गुलाबी रंग से मैंने लाइन लिखी हुई है ना, इस पूरी लाइन को ग्रीक भाषा में हम बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस। तो अगर आपको ये गुलाबी लाइन ना लिखनी हो तो उसकी जगह ये लिख सकते हो
एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेटरिस पेरिबस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी, आकाश लेता हूं, सॉर्टेड है इतना मामला। तो बाबा लॉ ऑफ डिमांड क्लैरिटी से बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड की थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूं आपको मैं। ये बोलता है किसी चीज का प्राइस अगर तुम बढ़ा दो, मान लो 10, 20, 30, तो उसकी डिमांड जो है, डिमांड कम हो जाएगी, 100, 50, 20, प्राइस बढ़ता रहा, डिमांड कम होती रही। या फिर ऐसा हो जाएगा, प्राइस मान लो कम होता रहा, 10, 5, 2, प्राइस कम हो रहा है, तो डिमांड जो है वो बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है भैया, 100, 200, 300, आपको जैसे समझना है वैसे समझिए। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। कपिल देव शायरी नहीं, अभी टाइम पढ़ाई का है, समझो, जैसी मर्जी टेबल बन सकती है इसकी अपनी मर्जी से। तो ये मैंने कुछ इमेजिन नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नंबर इमेजिन कर लिए हैं, तो ये इमेजिनेशन वाली टेबल है। और जो इमेजिनेशन वाली टेबल होती है उसको हाइपोथेटिकल टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल टेबल। और दोस्तों ये जो टेबल है वो डिमांड की टेबल है ना, जो डिमांड और प्राइस में रिलेशन दिखा रही है। इको में टेबल को बोलते हैं स्केड्यूल, ध्यान रखना। तो ये जो टेबल है, दिस टेबल इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाए। फाइन। अब मैं एक डायग्राम बना के, ये डायग्राम मैंने डी डी लिखा है, ये कर्व बनाया है एक, इधर लिखता हूं मैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड शॉर्ट में, इधर लिखता हूं मैं प्राइस। ठीक है, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो डायग्राम बनाया है क्या बोलता है? इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और इसको टक्कर मारो सामने। ये बोलता है प्राइस कितना है? P1। मैंने ऐसे ही P1 लिख दिया, असलियत में 10, 20, 30, 40, 50 हो सकता है, ऐसे ही P1 लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। और नीचे देखो इसके क्वांटिटी, ये लिखी क्वांटिटी। मैं यूं कहना चाहता हूं कि अगर प्राइस कम हो गया, यहां से गिर के P2 तक पहुंच गया, तो इसकी टक्कर मारो कर्व पे, फिर टक्कर मारो नीचे, तो आपको साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस कम हुआ है उसकी वजह से डिमांड बढ़ चुकी है। पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड इतनी हो चुकी है। समझे? तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, जो ये डी डी करके कर्व बनाया है, दिस कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो राजे जो डिमांड कर्व होता है वो भी प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन शो करता है। डिमांड की टेबल होती है, डिमांड का कर्व भी होता है। तो डिमांड कर्व प्राइस और डिमांड के बीच में जो नेगेटिव रिलेशन है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफ पे मैंने प्रेजेंट करके दिखाया आपको। बात मानते हो? मानते हो? बिल्कुल मानते हो। तो अब जो लॉ ऑफ डिमांड, ये डायग्राम से, लॉ ऑफ डिमांड वो टेबल से। एक और डायग्राम बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। मान लो ये हरे रंग का डिमांड कर्व बनाया मैंने बोला कोई भी यहां पर प्राइस है P1, कोई भी यहां पर क्वांटिटी है Q1। अब मैं उल्टा भी दिखा देता हूं आपको। मान लो अगर प्राइस बढ़ जाए, P2 हो जाए, तो टक्कर मारो, फिर यहां टक्कर आएगी, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ये डिमांड कर्व दिखाते हैं, है ना, नेगेटिव रिलेशन शो करते हैं। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, एक कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। ओके, सॉर्टेड है डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? भाई इनकी बात भी सुननी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को कैसे। कहते हैं द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। कहता है अगर तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है, इफ यू वांट टू सेल ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, देन यू हैव टू सेट योर प्राइस एट लोअर लिमिट। अपना प्राइस नीचे रखो। कौन सा प्राइस? विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर टू सेल। जो भी प्राइस तुम ऑफर कर रहे हो मार्केट में माल बेचने के लिए, प्राइस को कम रखो। ओके, ठीक है। तो दोबारा लाइन पढ़ते हैं। मार्शल जी बोलते हैं द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेजेस। मतलब कि आप प्राइस को कम करो ताकि उसको परचेजर्स मिल जाए। परचेजर्स मतलब बायर मिल जाए और ओवरऑल गुड्स की डिमांड बढ़ जाए। तो बहुत आसान शब्दों में अब बात कर रहे हैं, ये पहले मुश्किल शब्दों में बात कर रहे थे। कहता है इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज। कहता है अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज। अमाउंट का मतलब क्वांटिटी ही है, एक नंबर है कि वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी विद अ फॉल इन प्राइस।
कहता है अगर फॉल हो जाएगा प्राइस तो डिमांड जाएगी बढ़, ओके, एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस। कहता है अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड हो जाएगी कम। डिमिनिश का मतलब होता है कम। दिस इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। हाँ अक्षय परिहार, थैंक यू सो मच। इतनी बात सॉर्टेड है तो आपको अब आगे लेके चलता हूं, ठीक है, आपको अब आगे लेके चलता हूं दोस्तों। यहां पर आपको कुछ ऐसी बातें पढ़नी है, पेज नंबर 2.14 पे लिखी हुई है, ध्यान देना जरा। इसे बोलते हैं, रंग कौन सा रखूं, संतरी। रैशनल, रैशनल को आप रीजन बोल सकते हो, ठीक है, रैशनल या रीजंस या कॉजेस, कुछ भी बोल सकते हो। कहता है ये लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या है, ये चीज आपको अंदर तक पढ़नी है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या है भाई, ये जो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, मान गए, है ना, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है ना, तो ये रिलेशन क्यों है ये बताओ। आप बोल रहे हो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है ना, तो ये रिलेशन नेगेटिव है ना, ये रिलेशन क्यों है, आप ये प्रूव करके बताओ। तो ये रिलेशन प्रूव कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डिमांड के लॉ के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, यानी ये डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है भाई, नीचे की तरफ गिर रहा है तभी तो वो ये बताता है कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। मतलब आफ्टर ऑल टारगेट किसको कर रहे हैं हम, वी आर टारगेटिंग कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, हाँ या ना, हाँ हाँ हाँ, क्यों, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है, हाँ या ना, हाँ हाँ हाँ, क्यों, है ना। तो रजा भाई ध्यान देना, प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है उसके 4 कारण है, आपके सामने लिखे हैं। पहला है प्राइस इफेक्ट, दूसरा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, तीसरा अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, चौथा डिफरेंट यूजेस, ठीक है। हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। नंबर 1 पे पढ़ेंगे प्राइस इफेक्ट को। अब प्राइस इफेक्ट को जरा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है, आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत डेप्थ में टॉपिक है, ठीक है भैया। पहली बात तो आपको समझाना चाहूंगा कि प्राइस इफेक्ट 2 चीजों का टोटल है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्लस दूसरा है इनकम इफेक्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस इफेक्ट का, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, एक इकोनॉमिस्ट का नाम था हिक्स, दूसरे इकोनॉमिस्ट का नाम था एलेन। हिक्स और एलेन, इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने मिलकर यह कॉन्सेप्ट दिया। प्राइस इफेक्ट अपने आप में एक कारण है जिससे तुम यह समझ पाओगे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाना चाहूंगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है, उसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो जी, मुझे यह समझाना है आपको प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं पहला रीजन यहां पर लिख देता हूं जो मैं समझा रहा हूं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये रीजन है जी। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझना जरा क्या है। मान लो तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक है, एक है स्लाइस और दूसरी है माजा। अब मुझे तुम लाइव चैट में बताओ कि स्लाइस और माजा के बारे में जानते हो ना, ये दोनों कोल्ड ड्रिंक है। अरे नोट करने की जरूरत नहीं है, समझते रहो बस तुम, ठीक है। अच्छा योगेश सिंह, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में डिटेल मुझे पढ़ाना है, अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ जी, स्लाइस और माजा के बारे में सब जानते हो, सब जानते हो, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट्स हैं। मान लो भैया मार्केट में स्लाइस वाली कोल्ड ड्रिंक जो है वो 20 रुपए की मिलती है और माजा भी 20 रुपए की मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो तुम्हारे इलाके में अवेलेबल आप उसको खरीद लोगे, स्लाइस नहीं मिलेगी तो माजा ले लोगे, माजा नहीं मिलेगी तो स्लाइस ले लोगे, ठीक है जी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ स्लाइस के बारे में। इस बार मैं बताऊंगा कि स्लाइस का प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी डिमांड क्यों कम कर देते हैं लोग, किसी रीजन की वजह से स्लाइस का प्राइस इस बार महंगा हो गया, 20 से ये 25 की हो गई,
तो अब मुझे एक बात बताओ कि स्लाइस महंगी हो गई, कौन महंगी हो गई? स्लाइस महंगी हो गई। तो अब लोग क्या स्लाइस को खरीदेंगे? नहीं 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 नहीं, लोग किसको खरीदेंगे? माजा को खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड है, तो ये भी उसके जैसी लगती है ना। तो रीजन क्या है कि जब स्लाइस का प्राइस बढ़ जाता है, जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, तो उसको दूसरी गुड सस्ती लगने लगती है। क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट चीप लगने लगता है, चीपर हो जाता है। बस हिंदी में लिख दिया, सब्स्टिट्यूट चीपर हो जाता है। भाई जब भी कोई चीज महंगी होती है उसका सब्स्टिट्यूट चीपर लगने लगता है, एक फील आती है ना, अरे यार ये महंगा हो गया भाई। ऐसे ही पेप्सी और कोका कोला के बीच का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, समझे? तो रीजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यही हो गया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स से हम कंपेयर करके देख रहे हैं, तो कंपैरिजन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। रिलेशन देख रहे हैं, रिलेटिव देख रहे हैं, ठीक है। हाँ अनुष्का, जब भी हम एक फैक्टर को पढ़ते हैं, तो अब इसको पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। अच्छा, बच्चे ने बोला सर मेरा डाउट आया, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य आप आज से कमांड बना लो, आप आज से आ जाएगा, ठीक है। सागर गुप्ता पूछ लो डाउट्स। नहीं कृष्णा आपके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिमांड कर्व स्लोप पहले बनाते हैं या ग्राफ? नहीं कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाई जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है वैसे मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, बुक में ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है और सही तरीके से दिया हुआ है। अरे ऋषिकेश गोस्वामी, मैंने डिमांड कर्व अभी समझाया ही नहीं, बस ऐसे ही इंट्रो दिया था, अभी आगे आएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। एग्जाम में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आएंगे और ओमराव टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। और शिवम गर्ग हम हर एक चीज मॉड्यूल से ही करते हैं, मॉड्यूल का ही कंटेंट करते हैं उस्ताद, ठीक है। इनवर्स रिलेशन याद रखना जरूरी है, यस जरूरी है भाई। कांस्टेंट का मतलब रितिका साइलेंट, मतलब जिसकी बात नहीं कर रहे हैं तो वो सब चीजें कांस्टेंट, ठीक है। अब आ रहे हैं तो सागर गुप्ता 2-2 बार लिख रहे हो, तुम डाउट ही लिख देते जो भी डाउट आ रहा है आपका। योगेश कह रहा है टमाटर और टमाटर की चटनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तुम टमाटर खाओगे या टमाटर की चटनी खाओगे, ठीक है। कह रहा है वसीम भाई बोल रहे हैं स्नोब और वेबलिन गुड्स में अंतर बताइए। भाई दोनों ही एक्सपेंसिव गुड्स हैं, ये तो समानता है। अंतर ये है कि तुम्हारा पर्पस अलग होता है। तुम हवाबाजी करना चाहते हो तो तुम वेबलिन गुड्स बोल दो उसको, तुम दूसरों से अलग दिखना चाहते हो तो स्नोब गुड्स बोल दो उसको। ये पता नहीं अलग अलग क्यों बोले हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही है इसको, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दे दूं, कार और पेट्रोल, स्वदीपा, ठीक है, ओके। कार्तिक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो जी, इतनी बात आपको पता लग गई है कि जब हम एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ गया तो हम उसकी डिमांड कभी कभी इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट गुड हमें सस्ती लगने लगती है। और ये जो रीजन है ना, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए ही वैलिड है, ये हर जगह रीजन वैलिड नहीं होता। तो पहली बात आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए। तो इसका कंटेंट एक बार देख लेते हैं भैया। लिखा है, उल्टा भी करके लिखा है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, जब किसी भी चीज का प्राइस कम होता है, जैसे कि बॉल पेन सस्ता हो गया, बॉल पेन सस्ता हो गया फॉर एग्जांपल, तो इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। ये रिलेटिवली का मतलब कंपेरेटिवली चीपर लगता है व्हेन इट इज कंपेयर टू इट सब्स्टिट्यूट। अगर इसको इसके सब्स्टिट्यूट जैसे कि इंक पेन से कंपेयर कर लो, बॉल पेन इंक पेन दोनों पेन है, सब्स्टिट्यूट्स है ना, एक का प्राइस कम हो गया तो रीजन क्या लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट। भाई साहब एक कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट चीपर लग रहा है ना, चीपर लग रहा है। तो जिसका प्राइस, अब तुम देखोगे डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी राइज हो जाएगी। यानी इधर एग्जांपल को इस तरीके से सेट कर देते हैं, ये बॉल पेन है, ये इंक पेन है। इंक पेन आजकल लोग वैसे यूज कम करते हैं, तुम जेल पेन इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 10 रुपए का आ रहा है, ये भी 10 रुपए का आ रहा है, लेकिन एकदम से बॉल पेन का प्राइस गिर के 5 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गया।
तो अब आपको बॉल पेन की डिमांड ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बंदे सोचेंगे अबे यार इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये सस्ता हो गया। मतलब बहुत इजी सी फील है ना, बहुत इजी सी फील है जो आती है, राइट। चलो जी, अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने क्या बताया, मुझे दो इफेक्ट बताने हैं आपको। इट वॉज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अब बताऊंगा इनकम इफेक्ट। इनकम का पहले सही मतलब जानते हैं, ठीक है, जिस इनकम के बारे में यहां बात कर रहे हैं। देखो जी, आप जरा ढंग से समझना, मैं तुम्हें बताऊंगा बात भाभी जी के बारे में। अब तुम समझ रहे हो ना, भाभी जी के बारे में बात बता रहा हूं। तो भाभी जी क्या करती हैं, देखो जी, भाभी जी का फिक्स्ड है कि वो, फिक्स्ड है भाभी जी का कि वो हर महीने 10,000 रुपए की शॉपिंग करती करती है। भाभी जी थोड़ी फैशनेबल है, ड्रेस उनको अलग से अलग चाहिए, वो 10,000 रुपए की शॉपिंग करती करती है। उनकी इनकम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हर महीने वो 10,000 की ड्रेस खरीदेंगी। तो क्रिश, टोटल इनकम में से अगर तुम कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेकर जाते हो, मतलब जो पैसा आप खर्च करने के लिए लेकर जाते हो, ड्रेस पे खर्च करने के लिए कितने रुपए लेकर जा रहे हो आप घर से, 10,000 रुपए लेकर जा रहे हो, तो आपकी ड्रेस खरीदने की परचेजिंग पावर कितनी है, भाभी जी की परचेजिंग पावर 10,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। हाँ, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाले बंदे हैं। तो भाभी जी हर महीने 10,000 रुपए खर्चती है ड्रेस पे, ये भाभी जी का अपना पर्सनल फंड है, ठीक है। और जो भाभी जी की परचेजिंग पावर है, इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। भाई देखो, असली में तुम करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो, कितना ही पैसा कमा लो तुम, रियल तो वही है जो तुम खर्च करना चाहते हो। रियल इनकम इज द अमाउंट दैट यू रियली वांट टू स्पेंड। तुम 10,000 रुपए खर्च करना चाहते हो तो 10,000 की बात कर लो। भाभी जी की आदत है कि 10,000 रुपए वो ड्रेस पे खर्चेंगी खर्चेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब भाभी जी 10,000 रुपए की कितनी ड्रेस खरीद के लाती हैं, ये मुझे सर ने बताया। मुझे सर ने बताया, जब बात हो रही थी कि हाँ भाई कौन कितना खरीदता है, तो सर ने ये बताया, सर 10,000 रुपए की 5 ड्रेस खरीद के लाती है। कितनी, 5 ड्रेस, तो ओवरऑल हो गया, मान लो 2,000 रुपए की ड्रेस पड़ रही है एक, 5 ड्रेस खरीद लेती है, 10,000 रुपए खर्च करके आ जाती है, ठीक है। लेकिन किसी रीजन की वजह से इस बार ड्रेस थोड़ी महंगी हो गई। मुझे क्या समझाना है आपको कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों कम होती है, इसका रीजन समझाना है ना मुझे आपको। तो रीजन समझो आप, ये ड्रेस 2,000 की जगह 2,500 की हो गई, प्राइस बढ़ गया। भाभी जी का लेकिन बजट 10,000 का ही है, भैया जी अलाउड ही नहीं करते 10,000 से ऊपर, ठीक है। मतलब अलाउड क्या नहीं करते, वो खुद ही उन्होंने सेट कर रखा है इतना, वो किसी से पूछती थोड़ी है। तो उन्होंने बोला कि 2,500 ही प्राइस हो गया है बढ़ के, तो अब अगर वो 2,500 रुपए खर्चेंगी, तो देखो 10,000 रुपए उनको खर्च करने हैं और 2,500 रुपए प्राइस हो गया, तो डिवाइड कर दो, तो कितना क्वांटिटी आएगा, 4 क्वांटिटी आएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गई। भैया जब आपकी रियल इनकम कांस्टेंट है, हम मान लेते हैं, तो प्राइस बढ़ेगा, तो ये डिमांड कम हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। क्या कम हो गई, परचेजिंग पावर। और इस परचेजिंग पावर को ही बोलते हैं आपकी रियल इनकम। तो दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो उसकी डिमांड कम होने का एक रीजन यह भी होता है कि हमारा बजट लिमिटेड है, और शिवांग बजट लिमिटेड है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब कि आपके पास एक लिमिट आ गई है, कोई सामान महंगा होएगा तो एबिलिटी टू परचेज कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एबिलिटी टू परचेज कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर ये 2,000 की ड्रेस 1,000 की हो जाती, तो 2,000 की ड्रेस अगर 1,000 की हो जाती तो वो 10 खरीदती, क्योंकि उनका फिक्स है 10,000 तो वो खर्चती है, ठीक है, सॉर्टेड है। अब मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं दोस्तों। देखो मैंने बोला तुमसे, जब कोई सामान महंगा हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। सिंपल अगर तुम बोलोगे वाई दिस कोलैरिटी, तो मैं बोलूंगा यहां दो बातें हैं। भाई ये इनकम इफेक्ट भी हो सकता है। इनकम इफेक्ट मतलब प्राइस बढ़ा है तो क्या पता
इनकम इफेक्ट हो गया हो, परचेसिंग पावर कम हो गई हो, ये टोटल इनकम नहीं है ना, रियल इनकम है, तो परचेसिंग पावर के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, और भाई प्राइस बढ़ा है तो तुम्हें लगता है कि सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती लग रही है अब, है ना, तो वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी हो सकता है। समझ रहे हो, इन दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है, कभी कभी क्या पूछा भी हुआ है, कहता है टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, कहता है डिमांड कम हो गई, टोटल टोटल डिमांड की बात हो रही है, डिमांड कम हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन विच इफेक्ट, कौन से लेओ जी, इसमें लिखा भी था ड्यू टू इंक्रीज इन, एक्चुअली लिखा था इंक्रीज इन प्राइस, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। कह रहा है प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई, तो ओनली प्राइस इज द रीजन। जब प्राइस रीजन है तो प्राइस के अंदर दो टुकड़े हैं, यहां पर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हो सकता है और इनकम इफेक्ट भी हो सकता है, तो मामला दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए, सेट है। तो प्राइस इफेक्ट अपने आप में बाइफरकेट हो जाता है, टूट जाता है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के अंदर। ठीक है, एलन और हिक्स ऐसा बोलते थे कि प्राइस को तोड़ देंगे भैया। तो इनकम इफेक्ट के बारे में दो बातें सुनते हैं, लिखा है इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। ये डिमांड के ऊपर इफेक्ट है जब रियल इनकम चेंज हो जाती है, रियल इनकम का मतलब परचेसिंग पावर, हाँ, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जब वो ड्रेस 2000 से 2500 की हो गई तो परचेसिंग पावर पे फर्क पड़ा, जैसे कि व्हेन प्राइस फॉल, जब प्राइस कम हो जाता है, ड्रेस मान लो 2000 से सस्ती होके 1000 की हो गई, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाती है परचेसिंग पावर, यानी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो पहले 2000 की ड्रेस थी तो 5 खरीद सकती थी, अब 1000 की है तो 10 खरीद सकती है, बजट 10,000 का है ना। तो ये इनकम इफेक्ट है ड्यू टू विच ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, यहां तो शी होना चाहिए, ड्यू टू विच शी कैन परचेज मोर ऑफ द ड्रेस, कॉमोडिटी भी नहीं होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, मोर ऑफ द ड्रेस विद सेम मनी इनकम, जो भी उनके पास सेम मनी इनकम यानी 10,000 रुपए है, तो विद सेम अमाउंट ऑफ मनी शी कैन परचेज, शी कैन बाय मोर ऑफ द क्वांटिटी, राइट। यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, यस और नो, जल्दी फटाक से लिखो यस और नो। ठीक है, बड़ा टॉपिक है ये, पहला पहला रीजन हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के बहुत सारे रीजन हैं। फाइन, चलो जी उस्ताद, बात समझ में आ रही है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। अब मैं तुमसे एक बात करता हूं, ठीक है, आप देखो, मैं इनकम इफेक्ट को पकड़ के चलता हूं, इनकम इफेक्ट को, ठीक है। जब कोई चीज महंगी हो रही है, ड्रेस महंगी हो रही है मान लो, तो परचेसिंग पावर कम हो गई, है ना, परचेसिंग पावर कम हो गई, तो परचेसिंग पावर कम हो गई तो तुम उस कमोडिटी की डिमांड को कम करोगे, है ना। तो यार मैं तुमसे यहां अगर दो बातें बोलूं कि एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब भाभी जी के लिए जो वो ड्रेस है ना वो नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, अगर रेट बढ़ गया तो आप, रेट बढ़ गया ना, तो आपकी रेट बढ़ने की वजह से जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी ना, तो जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, आप इसकी डिमांड कम कर दोगे, नॉर्मल यही होता है। ये तो थी भाभी जी की बात। अब तुम्हें नितिन सर की बात बताता हूं। नितिन सर क्या करते हैं, जब उनकी रियल इनकम कम हो जाती है ना, परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जब उनकी रियल इनकम कम हो जाती है यानी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, तो वो घटिया चीजों की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार मेरे को परिवार देखना है तो सस्ता माल खरीद लो। वो कभी कभी सस्ता बहुत चीप क्वालिटी का माल भी खरीद लेते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था लेकिन मुझे लगता नहीं है, ठीक है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं दोस्त कि इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो इनकम इफेक्ट होता है वो इंफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों बोला मैं, क्योंकि देखो उल्टा रिलेशन है ना, इनकम कम हो रही है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और जब हमने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है ना जिसका इनकम से नेगेटिव रिलेशन होता है, तो बहुत ही आसान काम है ये, तुम वैसे समझो या ऐसे समझो, लेकिन ऐसा बोलते हैं जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
इसका मतलब क्या, मॉड्यूल बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये कि चाहे नॉर्मल गुड्स हो, चाहे इंफीरियर हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकाना हो, कोई भी चीज है भाई, कोई भी चीज है, कोई भी चीज हो, अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना तो वो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ ही जाएंगे। कोई भी चीज महंगी हो जाए, अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ ही जाएंगे। समझे? तो ये मॉड्यूल का लाइन है जो आपके सामने पेश की जा रही है, ये लिखी है, लिखा है नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इंफीरियर गुड्स पे, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स पे, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे इंफीरियर हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कोई भी चीज हो। एक एक नंबर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस है। ठीक है, इस बात को आप समझते हुए चलोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करता हूं, देखो जी, यहां लिखूंगा मैं इनकम इफेक्ट। इसके बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ इंफीरियर गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं। इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंफीरियर नेगेटिव इनकम इफेक्ट ये बोल रहा है कि मान लो प्राइस कम हो जाता है, क्या प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम हो गया तो मान लो सस्ता हो गया, ड्रेस 2000 से 1000 की हो गई, आपकी इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, ऐसा लगता है आपको, परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो अब आप बढ़िया चीजें खरीदोगे, घटिया चीजों की यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दोगे, यही बोलता है ना। तो अब आगे चल के इतनी बात तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, लेकिन दोस्तों यहां एक अंदर की बात भी है। अगर रेट सस्ता हुआ है ना, रेट सस्ता हुआ है, तो तुम रेट सस्ता होने पे डिमांड बढ़ा भी सकते हो इंफीरियर गुड्स की। क्यों क्यों डिमांड क्यों बढ़ा सकते हो बाबा? इसलिए बढ़ा सकते हो क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसका इफेक्ट आ रहा है। मान लो रेट सस्ता हुआ है, तो सस्ता हुआ है तो यार रेट सस्ता होने से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट सस्ता हो गया मान लो, तो आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी? ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी। तो अब आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, देखो जी, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन प्राइस के कम होने पर इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड कम हो रही है। तो सच बताओ, इंफीरियर गुड्स में प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही तो आप समझो, बुक में एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन इनकम इफेक्ट आउटवेज, आउटवे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जब इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइस के कम होने पे डिमांड कम हो जाती है, समझे? और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तो प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जो आपको कॉन्सेप्ट की गहराइयों तक ले जाती है। अब मुद्दा ये है, सर आप पढ़ा क्या रहे हो, क्लैरिटी नहीं हो रही, आप इतने सारा मामला है यहां पर, कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है। तो राजे देखो, मैंने टॉपिक शुरू किया था, वापस आता हूं, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के कौन कौन से रीजंस हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है। तो रीजन नंबर 1 प्राइस इफेक्ट है। आपको जानना क्या है कि प्राइस इफेक्ट दो चीजों का टोटल होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ इतना जानो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव है, इंफीरियर के लिए नेगेटिव है, इतना जान लो, कहानी खत्म। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड तो यही बात है। ठीक है पलक अग्रवाल, यही बात है। अब कोई बात नहीं, इसको समय के अनुसार क्लैरिटी भी दे दूंगा, अभी इतना ही जान लो बस। अच्छा, मिताली बोल रही है सर एग्जांपल के साथ समझाओ, ये क्या दिया था मैंने? ठीक है, एक पॉइंट और तुम्हें बताता हूं, दिस इज
यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण की देखो, बात करते हैं, आओ जी जरा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब आप यह मान के चलो कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। यूटिलिटी इज ऑल अबाउट संतुष्टि। अब संतुष्टि को अंदर से डाइजेस्ट करो, ठीक है, अंदर से डाइजेस्ट करो। कर दूंगा उसको, रिपीट कर दूंगा दोस्तों, उसको एक बार कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर लिया, उसको इजी जब रिवाइज कराऊंगा उसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ कर दूंगा। इस वाले पॉइंट पे आओ। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, यानी जब तुम कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करते हो, जब तुम समोसा खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, खाना खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, जूस पीते हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मजा आता है। तो वो जो मजा है ना, उस मजे को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, हिंदी में बोले तो उपयोगिता। अच्छा ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन है, कोई भी सामान कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब मान लो तुम खा रहे हो समोसा, समोसा खा रहे हो भाई, 15 रुपए का एक समोसा आता है और तुम्हें लगी है बहुत ज्यादा भूख, और राजे आपने समोसा खा लिया। समोसे की एक क्वांटिटी आप खा चुके हो, तो इससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो आपको मिली होगी, कुछ ना कुछ पेट तो भरा होगा। दूसरा समोसा खाओगे तो भूख जो थी वो पहले से कम हो जाएगी, तो वो सेटिस्फैक्शन भी पहले से कम हो जाएगी। एक्चुअली जो यूटिलिटी वाला टॉपिक है ना, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ाना है मुझे, वो यूनिट 2 में ये टॉपिक वहां पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी मैं बस आपको उतना बता रहा हूं जितना मॉड्यूल में लिखा है, और अभी के लिए ये थोड़ा सा टॉपिक यूनिट 1 में दिया हुआ है, तो इतना ही पढ़ रहा है, राइट। जैसे जैसे मैं ज्यादा समोसे खाता जाऊंगा या आप ज्यादा समोसे खाते जाओगे, तो धीरे धीरे समोसा खाने से मेरा पेट भरता जाएगा और ये सेटिस्फैक्शन का लेवल कम होता जाएगा। आप मानते हो ना? तो मैं कितने समोसे खाऊं? 1 समोसा, 2 समोसा, 3 समोसा, बस बस बस। हाँ, अगर अच्छा लंच का टाइम है तो समोसे के बारे में याद ना दिलाऊं देवेंद्र? अच्छा ठीक है भाई। अगर दुकान वाला मुझसे बोल रहा है सर चौथा समोसा भी ले लो, मैं मना कर दूंगा, भाई मेरा गया पेट भर, अब फालतू की बात मत कर तू मुझसे, है ना। लेकिन दुकानदार ये बोल दे कि राजेश चौथा समोसा ले ले, मैं प्राइस कम कर दूंगा, 15 की जगह तेरे को 5 रुपए का दे दूंगा, तो एक जानवर जागा अंदर सस्ता है, सस्ता क्या कहते तो फिर ले लेते हैं ना। तो राजे प्राइस कम होने पर मैं समोसे की डिमांड ज्यादा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को प्राइस ही एक ऐसी चीज लगती है जो इंड्यूस करेगी, यहां यार प्राइस कम हुआ है इसलिए खरीदूंगा। तो प्राइस कम होने से मेरी थोड़ी उपयोगिता, यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगी। हाँ यार प्राइस कम हो गया, ले 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 उस्ताद ले ले। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है भाई। यही है कि तुम बोलो कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है, मुझे यह समझाना है। तो सस्ता प्राइस हमेशा अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन से हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, समझे? सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है लिटरली, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। तो रीजन अभी तक हमने कितने कर लिए? 2 रीजन किए हैं। अब ये क्या बोलता है, ये जो लॉ है वो भी मार्शल ने दिया है, अकॉर्डिंग टू मार्शल। एक्चुअली मैंने आपको लॉ का मतलब नहीं बताया, अभी मैंने उस तरीके से बताया ही नहीं है जिस तरीके से डिटेल है आगे यूनिट 2 में। अभी जितना लिखा था उस हिसाब से बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मार्शल द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कहता है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी धीरे धीरे गिरती रहती है फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कहता है जैसे जैसे तुम ज्यादा समोसे खाते रहोगे, एक के बाद एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते रहोगे, क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे, तो उससे जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो डिक्रीज होती रहेगी। समोसे ज्यादा खाते रहोगे, पेट भरता रहेगा, तुम बोलोगे नहीं खाना और। Therefore, he will be willing to pay only less for each additional unit। तो उसका मन करता है यार एक और समोसा मैं तभी खाऊंगा जब मेरे को वो सस्ते में मिलेगा, हाँ तभी थोड़ी इच्छा जाग सकती है, वरना नहीं, ठीक है। तो एक जो चालाक कंज्यूमर है, चालाक मतलब रैशनल, चालाक चतुर बंदे को बोलते हैं रैशनल, और रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे
मोर फॉर लेसर सेटिस्फेक्शन। वो यार 3 समोसे खा चुका है चालाक बंदा, चौथे समोसे के लिए वो पेमेंट करेगा नहीं, कहता रहने दे अब मेरे को मजा नहीं आएगा, पेट भर चुका है। तो ही इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, वो तभी अट्रैक्टेड फील करेगा बाय करने के लिए एक एडिशनल समोसा ओनली व्हेन द प्राइसेस आर लोअर, जब तुम प्राइस कम कर दोगे, समझे? ओके पीहू वॉइस ठीक है मेरे ख्याल में। तो ये समोसे वाले की बात होगी भाई, ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर या न्यू कस्टमर। कहते हैं जब किसी चीज का रेट कम होता है ना तो न्यू बायर्स एंटर करते हैं मार्केट में। कौन? न्यू बायर्स एंटर करते हैं मार्केट में। तुम एक अच्छा एग्जांपल लेके चलो, अभी कौन सा चल रहा है? आईफोन 15 16, आईफोन 16 चल रहा है, मान लो 15 चल रहा है ना, आईफोन 15 चल रहा है मार्केट में, यही चल रही है, ठीक है। कितने रुपए का आईफोन 15 यार? आईफोन 15 राज्य कितने का है देखो जरा, आईफोन 15 प्राइस, आईफोन 15 प्राइस, ये रहा भाई आईफोन 15 प्राइस, लगभग 63 128 GB 70 71 ऐसे कुछ का मिल रहा है। मतलब आईफोन 15 मान लो 70,000 का मिल रहा है, राइट? ठीक है, लाख लाख रुपए के तो मैक्स वाले फोन भी है भाई, ठीक है, चलो मान के चल दो इतने का मिल रहा है तुम्हें फोन। अब देखो दोस्तों, जब आईफोन 16 आएगा तब की कहानी आपको सुनाता हूं, आईफोन 16 की। अभी कुछ बंदे आईफोन 15 खरीदना चाहते होंगे लेकिन बजट में नहीं आ रहा होगा, आईफोन 15 खरीदना चाहते होंगे लेकिन बजट में नहीं आ रहा होगा, 70,000 का मिल रहा है। 70,000 बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस दिन आईफोन 16 रिलीज होगा ना, जिस दिन आईफोन 16 लॉन्च होगा उस दिन आईफोन 15 60,000 का हो जाएगा, है ना? तो जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था वो तब अफोर्ड कर लेगा, तो प्राइस कम हो जाएगा ना, तो जो बंदे पहले से ही दिल थाम के बैठे थे, रुके हुए बैठे थे, वो तब जाके खरीद लेंगे उसको। तो प्राइस कम होने से नए बायर आईफोन 15 के लिए आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ ना तो आपको पता है आईफोन 14 की सेल भी बढ़ गई। आईफोन 14 की सेल इसलिए बढ़ी क्योंकि जब 15 लॉन्च हुआ है तो 14 का रेट कम हो जाता है, रेट कम हो जाता है तो जो बंदे पहले से पूरे भूखे बैठे थे, यार बहुत महंगा था इसलिए नहीं खरीद रहे थे, अब सस्ता हो गया तो नए बंदे मार्केट में आ गए तो फिर वो खरीद लेते हैं। तो जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल मोर कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग इट। क्यों? बिकॉज सम ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, ऐसे बंदे जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अर्लियर मतलब जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मे नाउ बी एबल टू बाय इट, अब वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। नए बायर आते हैं तो भैया प्राइस ड्रॉप होने से डिमांड बढ़ने का एक नया रीजन ये भी है कि नए बंदे मार्केट में माल खरीदने आ जाते हैं, है ना। पहले उन्होंने अपने आप को होल्ड कर रखा था, भाई अभी महंगा है अभी नहीं लेंगे, सस्ता होते पीछे पड़ गए, ले लिया, राइट। चलो जी उस्ताद, ये हो गए 3 कारण। अब एक चौथा कारण करो फिर तुम्हें ब्रेक देता हूं। दिस इज डिफरेंट यूजेस। भाई एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। यहां दिया हुआ दूध के बहुत सारे यूज है, तुम दूध सीधा पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, लस्सी बना लो, पनीर बना लो, घी बना लो, चीज बना लो। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने में भी मिल्क का यूज होता है, राइट? मानते हो नहीं मानते? दूध के बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं बाबा कि दूध अगर महंगा हो गया, ठीक है, दूध अगर महंगा हो गया तो उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है? दूध महंगा होने से मम्मी बोलती है दूध सीधा पीने को नहीं मिलेगा, चाय पी ले चल, दूध की जगह चाय। दूध और महंगा हो गया तो पानी वाली चाय मिल जाती है, ठीक है। दूध महंगा होने से हम उसके यूजेस कम कर देते हैं, है ना, उसको लिमिटाइज कर देते हैं, लिमिट में यूज करते हैं, ठीक है, लिमिट में यूज करते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन मान लो यार दूध सस्ता नहीं, दूध बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? मम्मी बोलेगी बेटा दूध सस्ता है तो दूध सीधा पी ले, चाय वाय पी के क्या करेगा, है ना। सब्जी की ग्रेवी में भी दूध का यूज होगा तो इसके नंबर ऑफ यूज हम बढ़ा देंगे, है। बहुत ज्यादा ही सस्ता हो गया तो बोल देंगे दूध से ना ले बेटा, पानी से क्यों नहा रहा है, दूध से ना ले, दूध से ना, दूध से ना, है ना। मतलब होता है ऐसा। ऐसा ही बिजली के साथ है। बिजली का मतलब गलत मत समझना, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है,
ठीक है, पावर के साथ है। जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है तो घर के जो हेड होते हैं, मम्मी है, पापा है, ये सब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, अब सब अपने अपने कमरों में टीवी नहीं देखेंगे, अब सब एक हॉल में बैठ के टीवी देखो क्योंकि बिजली महंगी हो गई है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ता है तो उसके यूज को लिमिटाइज कर दिया जाता है ना। अब कहते हैं फालतू में एसी नहीं चलेगा, बिजली महंगी हो गई है, फालतू में टीवी चला हुआ मत छोड़ियो, बिजली महंगी हो गई है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूजेस हैं उसको लिमिटाइज कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर बिजली सस्ती हो गई तो फर्क ही नहीं पड़ता, अबे चल देख ले, गीजर भी चला हुआ छोड़ दिया, एसी भी चला हुआ छोड़ दिया, है ना, टीवी भी चल रहा है सबके अपने अपने कमरों के अंदर, राइट। तो ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो अब बच्चों ने बोला था सर उस टॉपिक को मुझे रिवाइज कराना है। तो देखो दोस्तों, जरा ध्यान देंगे इस चीज पर। मैंने आपको कराए हैं कोजेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लाइक सबसे नंबर 1 रीजन आपको बताता हूं, दिस इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। यानी ये बोलते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड इसलिए कम हो जाएगी कि या तो तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हुई है, पीपी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाता है, मान लो ड्रेस 2000 से 2500 की हो गई भाभी जी की, तो फिर 5 से 4 ड्रेस आएंगी। या फिर प्राइस बढ़ गया तो तुम डिमांड इसलिए कम करोगे क्योंकि जो दूसरी है, दूसरी वाली समझ रहे हो ना, जो दूसरी है, दूसरी मतलब उसके जैसी दिखने वाली सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, जो दूसरी गुड है वो सस्ती लगने लग जाएगी, इतना ही समझना है इसमें, ठीक है, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन आपके लिए था यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। यह रीजन बोलता है कि जब प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन अगर सेलर प्राइस कम कर दे, भाई 3 समोसे खा चुके हैं, अगर सेलर प्राइस कम करे तो ये प्राइस ही मुझे अट्रैक्ट करेगा, भाई प्राइस कम हुआ है इस वजह से मुझे थोड़ी यूटिलिटी मिल जाएगी इससे, तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर का रीजन बोलता है अराइवल ऑफ न्यू बायर्स। प्राइस सस्ता होने से नए बंदे मार्केट में आ जाते हैं जो पहले खुद को होल्ड करके बैठे थे, भाई नहीं हो रही थी, रशियन साइकिल महंगी थी, अमेरिकन साइकिल महंगी थी, अब नए मॉडर्न वाली रशियन अमेरिकन साइकिल आ गई तो इन पे पैसे पड़े थे तो उन्होंने पुराने वाली यूज कर ली, राइट। चौथे वाला रीजन है डिफरेंट यूजेस। कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसके बहुत सारे यूज हैं, महंगी होने पर उसके यूज को लिमिटाइज कर देते हैं, सस्ती होने पे उसके यूज को दे दनादन धैड़ धैड़ यूज करते हैं। तो चौथे वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है मैनी कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूज। बहुत सारी गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज आर हाई, जब इनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है या बढ़ रहा होता है, दे विल बी पुट टू द लिमिटेड यूज ओनली, तो उनकी डिमांड कम होती है, लिमिटेड यूज में होती है। इफ प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, अगर उनका प्राइस फॉल हो जाता है, सस्ती हो जाती है, तो दूध से ना ले बेटा, दे विल बी पुट मोर नंबर ऑफ यूजेस, तो उनको ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस में पुट किया जाता है, रखा जाता है, तो देयरफॉर देयर डिमांड विल इंक्रीज, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कराऊंगा, और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। तुम ब्रेक की डिमांड कर रहे हो ना, ले लो ब्रेक। ब्रेक वो नहीं है जो बाइक स्कूटी कार में ब्रेक लगता है, वो वाला नहीं है, ठीक है, छोटा सा ब्रेक है, 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, आप भी थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है, 2 से 3 मिनट का ब्रेक है, डोंट वरी, ओके, ले लो ब्रेक, ले लो। छुट्टी पुट्टी नहीं है, वो जो बचा हुआ है ना वो कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद छुट्टी है। कृति केशरी गोल्ड भी आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है।
अच्छा डाउट देख लेते हैं अब तुम्हारे। मुस्कान पूछ रहे गिवन गुड क्या होता है, मैंने समझा ही नहीं अभी यार, मैं तो इस टॉपिक पे नहीं आया। ठीक है, सितंबर और जनवरी का सिलेबस सेम ही होगा सुखमान, हर जायसवाल करते हैं अभी। ठीक है, हाँ रितेश, हर चीज में प्राइस इंड्यूस करेगा, है तो अल्टीमेटली प्राइस का इफेक्ट। ठीक है, आलोक साहू सिर्फ आप अपना जो स्टेटस दिखा रहे हैं वहां पर वो मुझे सेंड करो जरा। ठीक है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाँ वो समझा दिया, चलो ठीक है राइट। हाँ हिंदी में भी तो समझा रहा हूँ किशन, हिंदी बोलता हूँ वैसे तो मैं, इंग्लिश मुझे इतनी खास आती भी कहाँ है नहीं? गीता, इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन इसलिए होता है, इंफीरियर गुड्स घटिया गुड्स होते हैं, जब तुम अमीर होती जाओगे ना, खुद फील करो कि तुम अमीर हो रही हो, तो घटिया गुड्स को क्यों खरीदोगे तुम, अमीर होने पर उसकी डिमांड कम कर दोगे ना, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। एक तुम्हारी अमीरी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो उल्टे चल रहे दोनों। श्रद्धा बोल रही है सर प्राइस नीचे आएगा तो इंफीरियर गुड्स में डिमांड क्यों बढ़ेगा? इट डिपेंड्स कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है वहां पर। अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो उसका नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस नीचे आएगा तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ा देगी। ठीक है अनन्या बताइए, टॉपिक लिखो यहां पर। इनकम इंक्रीज होने से ऋतिक इंफीरियर की डिमांड कम होती है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स पे तो हम प्राइस की बात करते हैं, इनकम की बात नहीं करते उस्ताद। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस चीज को फिर से एक बारी और ढंग से आपको क्रैक कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, अब हम कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको मजा भी आ जाएगा। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में मुझे आपको एक्सेप्शन का मतलब पहले बताना है, ये पेज नंबर इस पे है। एक्सेप्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, द केसेस वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब मैं बोल रहा हूं प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, बात सही है या नहीं है? तुम बोल रहे हो सही है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर यह रूल लागू नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब होता है वो चीजें, यानी प्राइस बढ़ने पे वहां पर डिमांड कम नहीं होगी भाई, तो ये अजीबो गरीब केसेस है, समझे? यहां पर पढ़ना है आपको गिवन गुड्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आपको पढ़ने हैं दोस्तों, एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। नंबर 1 पे दिया हुआ है कॉन्स्पिक्वस गुड्स। कॉन्स्पिक्वस गुड्स मतलब महंगे महंगे आइटम, चाहे वो प्रेस्टीज के लिए हो, चाहे वो यूनिक दिखने के लिए हो, चाहे हवाबाजी के लिए हो। ये सिर्फ रिच लोगों के बारे में बात हो रही है, आपकी और मेरी बात नहीं हो रही, आपकी शायद हो सकती है, अंबानी की बात हो रही है, हम जैसे बंबानी की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये फील तुम्हें कम समझ में आएगी, क्योंकि उसको ही समझ में आएगी जो अल्ट्रा रिच पर्सन है। अमीरों की बात सुनो क्या होता है भाई, ये लोग बोलते हैं जो माल महंगा है अपन वही लेंगे, मतलब टाइम दिख रहा है 500 रुपए वाली घड़ी में, इनको चाहिए 5 लाख की रोलेक्स की घड़ी, समझे? यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता राजा। ऐसा कहा जाता है कवि की कल्पना में कि कुछ लोग नहीं, कुछ अल्ट्रा रिच लोग मेजर करते हैं यूटिलिटी को इसके प्राइस से, कहते हैं जितना महंगा आएगा उतना मजा आएगा। यार गाड़ी तो सेंट्रो भी है, लेकिन हटा सावन की घटा, अपन चलेंगे लैम्बोर्गिनी में। नहीं, मेरी बात नहीं हो रही देवांश, ठीक है? ओके, बंबानियों की बात नहीं हो रही, अंबानी की बात हो रही है। इनको लगता है महंगाई बढ़िया है, तो ये क्या कहते हैं, इफ द कॉमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट हैज मोर यूटिलिटी। भाई मर्सिडीज में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये अगर कोई आइटम सस्ता हो जाता है तो उसको लेस बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि डायमंड सस्ता हो जाता है तो सस्ते डायमंड को कम खरीदते हैं। तुम्हें बताया ना लोग, जितना डायमंड महंगा है उतना ज्यादा खरीदेंगे। फिर डायमंड के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, आगे आते हैं। और दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्पिक्वस बोलने वाला, ये जिसने वेबलेन गुड्स की इन्वेंशन की थी उसी बंदे ने इसको, थॉर्स्टेन वेबलेन नाम है इनका, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट फाउंड किया था। तो दिस वाज फाउंड बाय द थॉर्स्टेन वेबलेन इन हिज डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कुछ उन्होंने रूल्स लिखे थे, किस चीज के, कॉन्स्पिक्वस कंजम्पशन के। इन्होंने एक किताब में लिखा हुआ था, उस चीज को छोड़ो है, और हेंस दिस इज कॉल्ड वेबलेन इफेक्ट या फिर प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। तो वेबलेन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट भी लिखा है तो सेम ही बात है, समझ गए? इसको इसलिए बोलते हैं। तो वेबलेन टेक्स प्लेस एज सम कंज्यूमर कंसीडर दैट
इफ कॉमोडिटी इज एक्सपेंसिव देन इट हैज मोर यूटिलिटी। हाँ, वेबलेन कहते हैं कि अगर कोई कॉमोडिटी एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर भाई ज्यादा पावर है ना। यार कुछ लोग भाई ये समझना थोड़ा अलग से है, कुछ लोग यही सोचते हैं महंगा है तो बढ़िया होगा। तुम उधर सोच पा रहे हो, इन लोगों को फील कर पा रहे हो? सीए बनने के बाद फील करोगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आपके सामने एक एमसीक्यू करने का, पेश करने का समय आ गया। 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको पूरा प्रॉपर, इसको सॉल्व कर दो। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है। चलो 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 चलो, चलो भैया चलो। कहता है जब हायर प्राइस होता है, गुड्स बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। किसकी? कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्टेन गुड्स हैं, नॉट फॉर वर्थ, उनकी वैल्यू की वजह से नहीं, बल्कि लोगों को लगता है कि हाँ अपनी औकात इसमें ज्यादा दिखाई देगी। तो दिस इज कॉल्ड वेबलेन इफेक्ट, राइट। गिफिन अभी पढ़ाया नहीं, स्पेकुलेटिव पढ़ाया नहीं, तो ऑब्वियसली जो पढ़ाया है वही वाला आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब दोस्तों आपको बताता हूं, जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉन्स्पिक्वस आइटम्स, राइट। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स हमारी जरूरत बन चुके हैं। आप देख लो, ये मोबाइल फोन कोई हल्की चीज नहीं है, 5-7 हजार की कम से कम आ रही है, जो तुम्हारे हाथ में भी होगी। वरना मोबाइल फोन तो 1000 रुपए का भी आता है, लेकिन तुम्हें वही बढ़िया फैसिलिटी चाहिए। घर के अंदर जो टीवी लगा है वो भी लग्जरी आइटम है भाई, एक्सपेंसिव है, सस्ता टीवी नहीं होता। किसी के पास एसी होगा, किसी के पास फ्रिज भी होता है भाई, रेफ्रिजरेटर भी है, लेकिन सस्ता नहीं है। और देखो ये चीजें सबके घर में है, तुम्हारे भी घर में होंगी, मेरे भी घर में है। तो ये कुछ ऐसी कॉन्स्पिक्वस चीजें हैं जो आज के टाइम में जरूरत बन गई है। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा ही नहीं। मतलब ये तो सुना था कि महंगी चीजें हैं, जितनी ज्यादा महंगी होगी लोग उतने ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ये तो रिच अमीरों की बात हो गई, अंबानी की बात हो गई। क्या हमारी बात भी हो रही है यहां पर? हाँ यार हमारी बात भी हो रही है दोस्तों, ठीक है। कुछ गुड्स को कॉन्स्पिक्वस नेसेसिटीज बोल दिया, मतलब एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये आज हमारी जरूरत बन गई है। ये नए जमाने के हिसाब से मिलकर चल रहे हैं, जमाना बदल गया तो उसके हिसाब से मिलकर चल रहे हैं। मतलब इन चीजों के बिना रह सकते हैं, लेकिन समाज में मुंह क्या दिखाएंगे अगर घर में टीवी नहीं होगा तो? घर में अगर फ्रिज नहीं हुआ तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा लगता है लोगों को भाई, इसलिए महंगा होने के बावजूद भी लोग खरीद लेते हैं। तुम्हें पता है ना, दूसरों को देखकर जब दूसरे दिखते हैं, हाँ तेरे पास है तेरे पास है तेरे पास है, तो मेरा मन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है। तो डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोशल ग्रुप के अंदर ऐसा होता है यार, जहां पर एक इंडिविजुअल बिलोंग करता है, लगता है यार उस पर तो मेरे पास भी होना चाहिए, एक चिढ़ वाली फीलिंग आती है, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है। और थर्ड नंबर पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अगर आपको लगता है कि आज माल महंगा हो गया, आज माल महंगा हो गया और टुमारो और महंगा हो जाएगा, भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल आज महंगा हो गया, कल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, लगता है ना कभी कभी ऐसे। तो यार प्राइस आज महंगा हो गया, तो महंगा होने के बावजूद भी आज तुम डिमांड बढ़ा दोगे। जब तुम्हें लग रहा है कि प्राइस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो तुम डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद भी इंक्रीज कर दोगे। जब मुझे पता लग गया ना कि यार चीजें लंबे टाइम तक महंगी होती रहेंगी, तो हम महंगे में भी उसको खरीद के नक्की करेंगे, समझ रहे हो। तो लिखा है व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग हाउस होल्ड एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस इन फ्यूचर विल बी स्टिल हायर। कहता है प्राइस आज बढ़ रहे हैं, लेकिन हाउस होल्ड में किसी बंदे को लग रहा है कि प्राइस फ्यूचर में और बढ़ते रहेंगे, स्टिल हायर रहेंगे, तो दे विल बी बाइंग लार्जर क्वांटिटी करंटली, तो वो आज ही ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। मॉड्यूल में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ड्राउट, कहीं पर बहुत ज्यादा ड्राउट आ गया, सूखा आ गया खेती के अंदर,
पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन वुड राइज। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ यार फूड ग्रेन का प्राइस फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी भी ज्यादा है, फ्यूचर में भी बढ़ जाएगा, तो वो डिमांड ज्यादा कर देंगे अभी के अभी, चाहे अभी प्राइस भी हायर हो। अब देखो दोस्तों, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है ना। ऐसा ही पॉइंट आपने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में पढ़ा था, उसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट थी, समझे? ओके, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपको करना है डिमांड फॉर नेसेसरीज। देखो नेसेसरीज होता है रोटी कपड़ा मकान, कुछ चीजें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। यहां पर रेट मोल भाव नहीं देखते, सब्जी में नमक डलेगा तो नमक डलेगा, बीमार होने पे दवाई चाहिए तो दवाई चाहिए, है ना, पानी पीना है तो पानी पीना है, इनका रेट नहीं देखा जाता। यहां पर रेट इग्नोर कर देते हैं, हालांकि सरकार ने इनको सस्ता ही बनाया हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नेसेसरीज, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो प्राइस चेंज यहां पर हम इरेस्पेक्टिव रखते हैं, देखते ही नहीं प्राइस को, क्योंकि भाई ये मिनिमम चीजें ऐसी नेसेसरी कमोडिटीज की हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें रोटी कपड़ा मकान, आप फूड भी लगा सकते हो, फूड ऑक्सीजन, मकान नहीं कह रहा मैं, मकान तो आज के टाइम में बहुत एक्सपेंसिव है, शेल्टर कह रहा हूं, पनाह कहीं से भी मिल रही हो, है ना। फूड ऑक्सीजन लाइफ सेविंग ड्रग, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एक है सट्टेबाजी की चीजें। कौन सी चीजें? सट्टेबाजी की चीजें। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी। छुट्टी करूंगा भाई अभी 5 मिनट में, ठीक है, ये जो जरूरी चीज करा रहा हूं तुम्हारे लिए करा रहा हूं, फिर ये ध्यान रखना जरूरी है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कहता है इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, यानी सट्टे की मार्केट में जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, गोल्ड को महंगा होने के बाद भी खरीद लिया जाता है, समझ रहे हो, शेयर महंगे होने के बाद भी खरीदे जाते हैं। देखो जी मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी है ट्रेंट, ट्रेंट कंपनी के शोरूम है जूडियो नाम से, जूडियो, ये ट्रेंट टाटा के अंडर में ही आती है। भाई मैं एक बार जूडियो कंपनी गया, तो मतलब जूडियो के शोरूम में गया, यहां पर 300-300 में 250-250 में टी शर्ट मिल रही थी और बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे लगा यार ये तबाही मचाएगा, इसका शेयर मैंने 1700 का खरीद लिया। कुछ दिन बाद इसका शेयर 2000 का हो गया, मैंने खरीद लिया। कुछ दिन बाद इसका शेयर 2500 का हो गया, मैंने और खरीद लिया। कुछ दिन बाद 3000 का हो गया, मैंने और खरीद लिया। क्या देखकर? क्योंकि इसका धंधा बढ़े जा रहा है, भाई ये टॉप कमाई करेगा, मैं खरीदता रहा खरीदता रहा खरीदता रहा। आज के टाइम में इसका शेयर 4100 रुपए का है। मतलब शेयर मार्केट ऐसी चीज होती है जिसका रेट बढ़ने के बाद भी लोगों को अगर उम्मीद है तो वो और खरीदते रहते हैं और खरीदते रहते हैं स्पेकुलेशन में। तो इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन द मार्केट ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है एग्जैक्टली शेयर, ठीक है, एंड स्टॉक्स एंड शेयर मोर विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइस आर राइजिंग। जब प्राइस बढ़ते रहते हैं ना तो हमें लगता है कंपनी बढ़िया कर रही है, ठीक है, ठीक है, एंड लेस विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज डिक्लाइन। जब पेटीएम की बात करो, भाई इधर बात कर रहे हैं पेटीएम कंपनी की, तो पेटीएम डूब रहा है, पेटीएम डूब रहा है, उसके प्राइस गिर रहे हैं, तो लोग उसको खरीद नहीं रहे। लोग कह रहे हैं डूब ही जाएगा, इसका शेयर खरीदेंगे तो मामला बेकार हो जाएगा। तो पेटीएम के शेयर की डिमांड गिर रही है, उसका रेट गिर रहा है ना। तो ऐसा होता है स्पेकुलेटिव गुड्स के केस में, ठीक है जी। एक और देख लो भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने बताया ही तुम्हें, कुणाल सर बहुत स्मार्ट है, कुणाल मंधानिया सर है ना, बहुत स्मार्ट है। इनके बारे में एक बात बताता हूं भाई, मैं एक मार्केट में गया शर्ट खरीदने, मैं वो शर्ट 1000 रुपीज की परचेज करके लाया, लिटरली बता रहा हूं, सच्ची बात है ये, मैं वो शर्ट 1000 रुपीज की परचेज करके लाया। कुणाल सर को दिखाई मैंने सर ये शर्ट देख रहे हो आप, 1000 रुपए की है, 50 तोला जैसे बंदा बोलता है ना, अपन बोलते हैं ऐसे 1000 की है, ठीक है, 1000 की शर्ट मैंने दिखा दी। कुणाल सर ने बोला सर मैं स्मार्ट हूं। मैंने बोला मुझे पता है। कहते सर आप जहां से 1000 की लाए हो ना, आप गलत ले आए हो, मेरी जानकारी में यही वाली शर्ट 400 की मिलती है। मैंने कहा है मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो 1000 की लिए आया, तुम कह रहे हो 400 की मिलती है। तो कभी कभी दोस्तों जब मार्केट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब पता ही नहीं है, तो हम महंगा माल भी खरीद लेते हैं, यानी हाई रेट पर डिमांड ज्यादा कर देते हैं, पता ही नहीं था। अब इन्होंने बताया तो मैं भी स्मार्ट हो गया, अब मैं देखता हूं कि मेरे साथ कभी मोए मोए ना हो जाए, ठीक है।
सोच समझ के डिसीजन लेता हूं, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेता हूं उस्ताद। तो लो जी, ये पॉइंट लिखा हुआ है इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। पहले दो पॉइंट है, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन को पता कर लेते हैं जब एक बंदे के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हैव इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर मेक इनकंसिस्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग परचेज। तो मेरे जैसे बंदों के पास कभी कभी अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो गलत, इनकंसिस्टेंट मतलब जो डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं है वैसे ले लेते हैं, मोए मोए हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। तो हाउस होल्ड में डिमांड लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस, मतलब लव कौशिक में डिमांड हायर क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। क्यों? बिकॉज इट में बी इग्नोरेंट ऑफ रूलिंग प्राइस। रूलिंग प्राइस का मतलब यहां भाई करंट प्राइस, पता नहीं क्यों लिख दिया ऐसी लैंग्वेज, कहता है इग्नोर कर दिया, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली वो 400 की है, तो ठीक है। अमित तिवारी, स्पेकुलेटिव मतलब सट्टेबाजी की चीजें, उसमें शेयर मार्केट ज्यादा आती है, एक्सपेंसिव होने पे लोग उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं, ये रूल है। लेकिन मैं क्या करता हूं, जो देखो मैं हटके चलता हूं उनसे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो शेयर, जैसे आईटीसी का शेयर गिर रहा था 425 का था, मैंने खरीद लिया, वो गिरता गिरता 425 तक हुआ था, मैंने खरीद लिया, अब वो 439 का हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था वो बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो सब ऐसे कर लेते हैं। तो कंज्यूमर्स टेंड टू बी इरेशनल एंड मेक इंपल्सिव परचेसेस। कभी कभी कंज्यूमर इरेशनल हो जाता है। इरेशनल का मतलब पता है क्या होता है? जो चालाक ना हो, फुद्दू, फुद्दू कंज्यूमर, जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिए ना अपनी लाइफ में, फुद्दू बन गए, तो उनकी बात हो रही है यहां पे। रैशनल मतलब चतुर चालाक लोमड़ी, इरेशनल मतलब ऐसे वाला, ठीक है। तो वो कुछ इंपल्सिव परचेज कर लेता है विदाउट एनी रैशनल कैलकुलेशन, ढंग से कैलकुलेशन भी नहीं करता, सीधा परचेज कर लेता है, भाई हटा देखा जाएगा, सस्ता महंगा कुछ नहीं देख रहा, ठीक है। प्राइस की कोई कैलकुलेशन नहीं की, यूजफुलनेस और यूजफुलनेस द प्रोडक्ट एंड इन सच कॉन्टेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। प्राइस और यूजफुलनेस की कोई कैलकुलेशन नहीं की, हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा और परचेज करने दे, हटा 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 हटा, ऐसे बंदे होते हैं इरेशनल, चतुर चालाक नहीं होते ज्यादा। मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं, मैंने देखे हैं यार, जब मैं कॉलेज में था ना, है, तो कुछ दोस्त वगैरह थे ऐसे, वो कहते थे भाई उस मार्केट चलते हैं, मैंने वहां तो बहुत महंगा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, ठीक है। फिर कह रहे उस मार्केट चलते हैं, मैंने हाँ वो बहुत सस्ती है, तब भी फर्क नहीं पड़ता, सस्ता महंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोरेंट है। टेंड का मतलब लीड्स, संतोषी, ठीक है, लीड्स मतलब ऐसा होता है, ऐसा चल रहा है, राइट। एक लास्ट पॉइंट करा दूं फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, डाउट्स भी देख लूंगा दोस्तों। पॉइंट है गिफ एंड गुड्स का, ठीक है, गिफ एंड गुड्स का पॉइंट है, गिफ एंड गुड्स का, ये वाला कराऊंगा, इसको जरा ढंग से समझो। देखो जी, ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन की, किसकी? ब्रिटेन, ब्रिटेन, बहुत पुराने जमाने की बात है, और एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन, रॉबर्ट गिफन, ये बंदे का नाम है। इन्होंने क्या देखा कि ब्रिटेन के अंदर भाई जो वर्कर्स हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वर्कर्स, ये ज्यादातर ब्रेड कंज्यूम करते हैं। ब्रेड का मतलब रोटी मान लो आप, वो ब्रेड है वो भी है, और जो घर में रोटी बनती है वो भी ब्रेड ही है, लेकिन अंग्रेज कहां तवे पे रोटी सेकते थे, वो तो ब्रेड ही खाते थे। ये वर्कर्स अपना पेट भरने के लिए ज्यादातर ब्रेड को कंज्यूम करते थे, और इनकी इनकम भी बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो ज्यादातर अपनी इनकम को ब्रेड के ऊपर खर्च कर देते थे। अपनी इनकम का बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ये ब्रेड के ऊपर खर्च कर देते थे, समझ रहे हो। अगर दोस्तों इनके पास कोई अब ब्रेड तो इससे ही चल रहा है, अब दूसरी तरफ है मीट। मीट हो गया इनके लिए बहुत बड़ी अप्रोच वाली चीज, बहुत एक्सपेंसिव आइटम, समझे। तो यार ये जब इनकी ज्यादातर इनकम ब्रेड के ऊपर ही स्पेंड हो रही है, तो ये मीट की तरफ जा नहीं पा रहे। नॉनवेज बातें करते थे अंग्रेजों के लोग, है ना। तो अगर ब्रेड महंगी हो गई, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो इनको डर लगता था, अबे यार ब्रेड महंगी हो गई उस्ताद, अब और महंगाई हो गई तो ये डर जाते थे, ये डर जाते थे। ब्रेड महंगी होने के बाद इनको लगता था यार और महंगी हो गई तो हमारी तो जिंदगी गई, हम कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये उसकी डिमांड फिर और ज्यादा कर देते थे, समझे। तो देखो दोस्तों, हवाबाजी के लिए कोई लुई विटॉन, गुची, अरमानी का प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड ज्यादा करे तो समझ में आता है, उसके ऊपर वेबलेन इफेक्ट है, प्रेस्टीज गुड्स खरीद रहा है वो। लेकिन जो गुड्स पहले से ही लो क्वालिटी हैं,
लो क्वालिटी को इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं, जो पहले से ही घटिया हैं, है ना। मतलब सिर्फ इंफीरियर नहीं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं यहां पर, जो पहले से ही घटिया हैं, उन गुड्स को प्राइस बढ़ने पे तुम ज्यादा डिमांड कर रहे हो। तो ऐसे गुड्स को इन्होंने बोल दिया ये गिफन गुड्स है, क्योंकि ये तो मैंने ही ऑब्जर्व किया है, ये कह रहा है ये तो मैंने ही ऑब्जर्व किया है, तो ऐसी सिचुएशन का नाम गिफन गुड्स रख देंगे। ठीक है, आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैं बताता हूं, बुरा मत मानना, देखो कोई भी, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनके लिए हाई प्रोटीन फूड होता है अंडा, एग, चिकन एग होता है, और वो अपनी इनकम का एक सफिशिएंट पोर्शन एग के ऊपर खर्च देते हैं, उनको लगता है। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनके लिए पनीर लगता है, वेज वालों के लिए पनीर, नॉन वेज वालों के लिए अंडा। ठीक है, उनकी जब इनकम बढ़ती है, इनकम होती है ना, चलो इनकम की बात छोड़ो, भी प्राइस की बात करो, जब अंडा महंगा हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़े दिनों बाद और महंगा हो जाएगा, तो अंडा महंगा होने से वो ज्यादा खरीद के रख लेते हैं। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं ऐसा, तो वो लोग को के केस में अंडा एक गिवन गुड हो गया। ये रियल बात बता रहा हूं, थोड़ा सा शेयर करना चाहता था आपसे। ठीक है, और गिवन गुड्स, मान लो ये गिवन गुड्स है, ये गिवन गुड है, इसके अंदर इतनी सी क्वालिटी इंफीरियर गुड्स की भी है। इंफीरियर गुड्स इसलिए क्योंकि ये घटिया क्वालिटी की चीज होती है, समझे। और इंफीरियर गुड्स के साथ एक बात होती है, तुम्हें पता है ना, कि इनकम के बढ़ने पे इनकी डिमांड कम हो जाती है, तो वही है। अब देखो, जो गिवन गुड्स है वो बहुत स्पेशल हो गई हैं, लिखा है इसके लिए, सच गुड्स एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन। गिवन गुड्स जो होती है, यहां ब्रेड महंगी होने के बाद भी वर्कर लोग इसको ज्यादा खरीद लेते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन है। अब तुम्हें बताऊं ऐसा कब हुआ था, ये बहुत पुराने जमाने में, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। ठीक है, तो ये बोल देता है जितनी भी गिफन गुड्स हैं वो सारी इंफीरियर होती है। क्यों, मान लो ये गिफन है, तो इसके अंदर इतनी सी क्वालिटी इंफीरियर की भी है ना, तो जितने भी गिफन गुड है वो सारी इंफीरियर है, समझी। लेकिन जो ऑल इंफीरियर गुड्स है, सारी इंफीरियर गुड्स गिफन नहीं होती। मतलब अगर मैं बोल दूं ये स्पेशल इंफीरियर है, तो इसके अंदर सारी क्वालिटीज पाई जाए गिफन की, ये जरूरी नहीं है। मतलब प्राइस वाला रिलेशन पाया जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स को तुमने इंफीरियर क्यों बोल दिया, इसलिए बोल दिया बिकॉज कि दोनों के ऊपर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मतलब इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम से रिलेशन, बस। भैया अगर इनकम बढ़ रही होगी ना, तो अमीर होता जाएगा बंदा, घटिया चीजों को खरीदेगा ही नहीं। इनकम बढ़ने से घटिया चीजों की डिमांड कम होती है। तो गिफन गुड्स को इंफीरियर इसलिए बोला है क्योंकि गिफन गुड में भी ये क्वालिटी होती है, इंफीरियर गुड में भी ये क्वालिटी होती है। अमीर होने पे बंदा इसको कम खरीदता है। लेकिन 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 बट ऑल इंफीरियर गुड आर नॉट गिफन गुड्स। सारी इंफीरियर चीजें गिफन नहीं होती। क्यों क्यों बताओ क्यों। तो यहां पर लिखा हुआ है, एक लाइन पढ़ना, कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज नॉट स्ट्रॉन्गर। ये डिपेंड करता है इंफीरियर गुड्स पे। वो पढ़ाया था ना प्राइस इफेक्ट के अंदर, कि बेसिकली यहां से लाइन पढ़ते हैं, एज ऑल इंफीरियर गुड्स डू नॉट हैव डोमिनेटिंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। कहता है डोमिनेटिंग का मतलब होता है आउटवे, स्ट्रॉन्गर। कहता है जितनी भी इंफीरियर गुड्स है ना, उस पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप लोग इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो कि कौन किस पे क्या डोमिनेट करेगा। बस आप इतना जानो, गिवन गुड्स का प्राइस डिमांड से पॉजिटिव रिलेशन होता है, और गिवन गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो बहुत स्पेशल बनता है, ऐसा पॉजिटिवली स्लोप्ड। इतना जान लो बस, ठीक है ना। इतना जान लो, इसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इतना जान लो। जो बचा हुआ है ना ये इफेक्ट वाला, यू गाइज वॉन्ट मी टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास? ये इफेक्ट वाला मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ताकि नई क्लास में तुम शुरुआत में स्टार्ट करोगे। बताओ जरा, क्लास खत्म करके जो इफेक्ट वाला टॉपिक है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि कंटिन्यू करो तो
थम्स अप, और तुम बोलते हो नहीं सर आज ही कराओ तो थम्स डाउन। ठीक है, आज कराना है तो थम्स डाउन, क्योंकि मुझे पता है वंशिका गुप्ता काफी सारे बच्चों को इफेक्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आया, वो बहुत डेप्थ वाली चीज है एक्चुअली, बट आई फील दैट कि उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराऊंगा ना, तब कनेक्ट कर जाओगे तुम, अभी कहीं बीच में केओस है ना। तो अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, आप पोल पे ध्यान दो, मैं इतने मेजर यहां पर आपके डाउट्स पे भी ध्यान दे देता हूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाँ ये बता दूंगा आपको क्लैरिटी देके, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ओके। इंफीरियर और गिफिन का है, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव राज्य, क्वांटिटेटिव है सृष्टि, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन, ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लवन्या समझ गया इस चीज को, ठीक है, इस चीज को क्लैरिटी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मयंक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पोल जल्दी कंप्लीट करो, पोल जल्दी कंप्लीट करो। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा उसमें आकाश कुशवाहा आपके पास में अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तब होता है वो। ठीक है, एक बारी पोल चेक कर लेता हूं। अच्छा बच्चे ने लॉ ऑफ डिमांड बोला है, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है। दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है, क्योंकि जो उसकी स्टेटमेंट है उस पर देखो, वो बोलता है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है तो वो डायरेक्शन पे बात करता है बस, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। कहां गया उस्ताद? हाँ पोल चेक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गाइज आर सेइंग दैट कि हाँ सर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करा देना। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या क्या कराऊंगा वो देख लेंगे, लेकिन अब बस मुझे तुम कुछ क्विज के क्वेश्चन का जवाब दे दो। सेटरिस पेरिबक्स का मतलब कौन सा है इसमें? क्लास खत्म कर रहा हूं, बस लीडर बोर्ड जनरेट करने के लिए कुछ आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं वो कवर अप कर लेते हैं। शालू बंसल मैं देख रहा हूं, अरे छोड़ो गिफन विफन को, करते हैं उसको, टेंशन मत लो। हसनैन रजा देख रहा हूं। हाँ 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 हाँ, यूटिलिटी वाला अक्षरा उसमें आएगा नेक्स्ट वाली यूनिट में। आलोक जो तुम पूछ रहे हो ये डाउट इंजन से ही तो पूछ रहे हो। अभी दीपक झा अभी रखा नहीं है, ठीक है। हाँ पीहू कराएंगे उसको। नहीं प्रियंका आपकी चैट आई है यहाँ पर। गिफिन इन्फीरियर, हाँ शालू बंसल वो चीज तो बोल ही दिया ना कि इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे वैष्णवी, डोंट वरी। ओके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने देंगे, ठीक है। गिफिन इन्फीरियर का कोई भी बच्चा, पहले बोल रहा हूं गिफिन और इन्फीरियर का कोई भी बच्चा डाउट नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको स्क्रैच से स्टार्ट करके अगली क्लास में आपको क्लैरिटी के साथ देंगे, वरना अभी आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, वरना रोते रहोगे। हाँ मयंक शर्मा एग्जाम में ओएमआर सीट आएगी भाई, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, दिस विल बी द राइट आंसर, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक और पूछ लूं क्या? अभी बताया था ये लो जी, गिफिन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है? गिफिन गुड्स के केस में डिमांड कर्व बस मैंने छोटा सा ही बताया था भाई, ऐसा होता है। नॉर्मली डिमांड कर्व ऐसे होते हैं, लेकिन गिफिन में स्पेशल है, पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है। तो इधर लिखा है अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, इसको ही बोलते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड, अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है। क्यों? इधर प्राइस है इधर डिमांड है, प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड और बढ़ जाएगी, ऐसे वाला है, राइट। तो डी वाला इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। यहां ज्यादातर बच्चों ने सही पकड़ा है इसको, हॉरिजॉन्टल पोरिजॉन्टल कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन कि एन एग्जांपल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ऐसे गुड का एग्जांपल दो जिससे दिखता हो कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस और डिमांड में जो पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हो, ऐसी गुड्स का एग्जांपल दो। 30 सेकंड तुम्हारे पास है, और यहां लिखी हुई है चीजें, यहां तुम्हारे साथ मोए मोए भी हो सकता है, पहले बता रहा हूं। यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स को कोई क्लिक मत करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में 2 गुड्स होती हैं, यहां पर एक ही है, और कंटेंट में मैंने बताया भी था कि वो कौन है। दिशा, अच्छा कोई बात नहीं,
मुस्कान, सिनू, अक्षत, कशिश, प्रवीण, अंकिता, निखिल। ओके जी, ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। समझे? तो बेसिकली इट इज गिफिन गुड। गिफिन गुड के बारे में बात हो रही है। ए विल बी द राइट आंसर। इसको ही ठीक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, यहां पर अब तुम्हारा असली लीडर बोर्ड पता लगेगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, प्राइस गिर गया, प्राइस गिरने से क्या होता है भाई? प्राइस गिरने से क्या होता है? मान लो भाभी जी 10,000 रुपए की शॉपिंग करती है, 2,000 की एक ड्रेस थी, तो कितनी ड्रेस आएंगी? 5 ड्रेस आएंगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों प्राइस कम हो गया, 2,000 की जगह ड्रेस अब 1,000 की आ गई, तो अब वो 10 ड्रेस खरीद लेंगी, तो अब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो प्राइस फॉल होने से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और जो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर है उसको रियल इनकम बोलते हैं। ए वाला विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलो जी, अगला बोलता है, ये आपके लिए मैं देता हूं 45 सेकंड इसके लिए। व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन, कहता है एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, और टोटल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो इसके पीछे कौन सा इफेक्ट है? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट? ये कुछ नहीं होता, ठीक है। कौन सा इफेक्ट है इसके पीछे, आप बताएंगे? देखो जी, मैं बताता हूं आपको अंदर की बात। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, इसके अंदर एक प्राइस इफेक्ट है। अगर तुम बोल रहे हो कि सर सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट है, वो इसके अंदर ही आते हैं, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं ऊपर कौन सा इफेक्ट है इन दोनों में से, तो हर एक इफेक्ट प्राइस इफेक्ट ही माना जाएगा। तो डी वाला विल बी द राइट आंसर। हाँ देखा, बच्चे थोड़े से, बस ये समरी है। तो आज की क्लास को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पेशेंसली, बहुत शांति से क्लास को देखो, बहुत शांति से क्लास को देखो, समझ रहे हो, और कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करो, क्योंकि वी आर डूइंग द थिंग्स इन डिटेल्ड तरीके से कर रहे हैं। और अभी तक मैंने अगर आपको लग रहा हो कि मैंने डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल वाले टॉपिक करा दिए, कराए नहीं है, उसके सिर्फ तराने छेड़े थे, वो आगे की क्लासेस में होंगे, ठीक है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई, कौन सा बच्चा कहां है। तो नंबर 1 पे कृष्णा, फिर रोहित, आकाश, मान्या, अनुष्का, रितेश, सोहम, प्रभजोत, राहुल और अदिति। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास, ठीक है दोस्तों। मजा आया, बढ़िया आया। डिमांड का चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस एक चीज है, प्यार में किसी बच्चे के कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस तुम्हारा प्यार ही हमारे बॉन्ड को और आगे बढ़ा के लेके जाता है। और तुम्हारे डाउट्स थे मैंने समझ लिए हैं, बिकॉज देयर आर मेनी डाउट्स। गिफिन और इंफीरियर का डाउट कोई बच्चा वहां डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसको जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके अगली क्लास में कर लेंगे, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।